आइए आज इस विषय का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करते हैं। हम अक्सर इतिहास को राजाओं और युद्धों के नजरिए से देखते हैं, राइट? लेकिन आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो किसी रोमांचक थ्रिलर से कम नहीं है। हम समझने वाले हैं कि कैसे एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी, एक कॉरपोरेशन ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर टैक्स लगाने का एक बेहद चालाक और सख्त सिस्टम खड़ा कर दिया। यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे क्रूर कॉर्पोरेट टेकओवर की कहानी है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक व्यापारिक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने भारत आई थी, वो अचानक इतने बड़े उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी लैंडलॉर्ड कैसे बन बैठी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक सेना या विजेता के तौर पर मत देखिए, उन्हें एक ऐसी कॉर्पोरेट इकाई के रूप में देखिए जिसके सिर पर रेवेन्यू यानी राजस्व की एक बहुत बड़ी टेंशन थी, और अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने और मुनाफा कमाने के लिए उन्हें हर हाल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही था। तो इस पूरे सफर को हम कुछ इस तरह समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो व्यापारी से शासक कैसे बने। फिर हम बात करेंगे उनकी 3 प्रमुख रणनीतियों की: जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। और आखिर में देखेंगे कि इन सब का हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या भयानक असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, व्यापारी से शासक बनने का ये सफर। देखिए, सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। 1757 के प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल में बस एक पैर जमाने का मौका दिया था, लेकिन असली गेम चेंजर था 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसने उन्हें एक डिसाइसिव यानी निर्णायक जीत दिला दी। और फिर आया 1765 का वो टर्निंग पॉइंट जब मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिए। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो अब उनके पास इन अमीर सूबों से लीगली टैक्स वसूलने का पावर आ गया था। पर आपको क्या लगता है, टैक्स वसूलना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक फार्मिंग सिस्टम शुरू किया जिसे इजारेदारी कहते हैं। इसमें होता ये था कि जो सबसे ऊंची बोली लगाता, टैक्स वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिल जाता। अब जरा सोचिए इसका नतीजा क्या हुआ होगा। भयंकर शोषण। कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिना खेती की परवाह किए किसानों को बुरी तरह निचोड़ना शुरू कर दिया। कंपनी को जल्दी ही समझ आ गया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उन्हें एक परमानेंट, एक प्रॉपर कॉर्पोरेट सोल्यूशन चाहिए था। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे हिस्से का, जमींदारी व्यवस्था। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ये सिस्टम ब्रिटिश भारत के लगभग 19% हिस्से पर चला, मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में। अब इसमें अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। उन्होंने जमींदारों को जमीन का परमानेंट और एब्सोल्यूट मालिक बना दिया। क्यों? ताकि उन्हें एक ऐसा वफादार वर्ग मिल जाए जो हमेशा अंग्रेजों का साथ दे, और साथ ही कंपनी की इनकम भी हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। लेकिन इस सब में किसान से उसके अपने ही खेत के मालिकाना हक पूरी तरह छीन लिए गए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10/11। ये टैक्स वसूली की दर थी, और ये सच में होश उड़ाने वाली है। मतलब जमींदार जो भी टैक्स किसानों से वसूलता था, उसके 11 हिस्सों में से पूरे 10 हिस्से सीधे ब्रिटिश कंपनी की जेब में जाते थे। जमींदार के पास बचता था सिर्फ एक हिस्सा, और वो इंसान जो असल में चिलचिलाती धूप में खेत में पसीना बहा रहा था, वो किसान, उसके पास कोई राइट्स नहीं थे। वो अपनी ही जमीन पर बस एक किराएदार बनकर रह गया था। और इस सिस्टम की क्रूरता का असली अंदाजा आपको इस सनसेट क्लॉज यानी सूर्यास्त कानून से लगेगा। ब्रिटिश कंपनी अपने कॉर्पोरेट टारगेट्स को लेकर एकदम रूथलेस थी। नियम ये था कि अगर कोई जमींदार एक तय तारीख के सूरज ढलने तक, जी हाँ, ठीक सूर्यास्त तक, अपना टैक्स जमा नहीं कर पाता, तो उसकी पूरी की पूरी जमींदारी उसी वक्त नीलाम कर दी जाती थी। मतलब बिचौलियों पर भी ऊपर से जबरदस्त नौकरशाही का डंडा चल रहा था। अब इस सख्त सूर्यास्त कानून का एक बहुत ही अजीब और दुखद साइड इफेक्ट हुआ, जिसे दूरवासी जमींदारी या एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं। अपनी जमीन नीलाम होने के डर से जमींदारों ने क्या किया? उन्होंने टैक्स वसूली का सारा सिरदर्द महाजनों और साहूकारों को सौंप दिया और खुद मजे से शहरों में जाकर बस गए। अब सोचिए, जमीन को कंट्रोल वो आदमी कर रहा है जो कभी गांव गया ही नहीं, उसे किसानों के संघर्ष या सूखे से कोई लेना देना नहीं था। इससे किसानों का शोषण और भी बदतर हो गया। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ और बात करते हैं हमारी तीसरी रणनीति की, रैयतवाड़ी व्यवस्था।
जब अंग्रेज दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत पहुंचे तो वहां उन्हें बड़े जमींदार नहीं मिले, तो उन्होंने तरीका बदला। जमींदारी सिस्टम में तो बिचौलिए थे, लेकिन रैयतवाड़ी में अंग्रेजों ने बिचौलियों को ही हटा दिया। ब्रिटिश सरकार खुद एक बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड बन गई और उन्होंने सीधे रैयत यानी किसान के साथ डील करना शुरू किया। अब सुनने में लगता है कि अरे वाह, मिडिलमैन हट गया तो किसान को फायदा हुआ होगा। जी नहीं, इसका सीधा मतलब बस ये था कि अब कंपनी खुद डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन कर रही थी। इस सिस्टम को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 के आसपास लागू किया था, और इसका स्केल देखिए, ये ब्रिटिश भारत के 51% इलाके को कवर करता था, जैसे मद्रास, बॉम्बे और असम। इसमें एक बहुत ही खतरनाक शर्त थी, किसान के पास जमीन तभी तक है जब तक वो टैक्स भर रहा है। एक भी चूक और जमीन हाथ से गई। और सबसे बड़ी बात, जमींदारी की तरह यहाँ टैक्स अमाउंट फिक्स नहीं था, इसे जब चाहे रिवाइज किया जा सकता था। और जरा अंदाजा लगाइए कि ये टैक्स होता कितना था। 55%। ये ग्रॉस प्रोड्यूस का 50 से 55% तक होता था। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस सिस्टम को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि फसल अच्छी हुई है या बाढ़ आई है या किसान सूखे से मर रहा है। उन्हें हर हाल में आधी फसल टैक्स के रूप में चाहिए ही चाहिए थी। खैर, अब आते हैं उत्तर भारत की ओर और देखते हैं हमारी चौथी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिर ये महाल क्या बला है। महाल का मतलब था एक गांव या फिर कई गांवों का एक ग्रुप। अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरी कम्युनिटी को एक साथ ग्रुप कर दिया और उसे टैक्स असेसमेंट की एक सिंगल यूनिट बना दिया। अब कंपनी का टैक्स कोटा पूरा करने का टेंशन किसी एक अकेले किसान का नहीं था, बल्कि ये जिम्मेदारी पूरे गांव के मुखिया पर डाल दी गई। इसे 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने डिजाइन किया था और ये पंजाब, सेंट्रल इंडिया और गंगा घाटी जैसे इलाकों में लागू हुआ, जो ब्रिटिश भारत का करीब 30% हिस्सा था। अगर आप ध्यान दें तो ये सिस्टम असल में पिछले दोनों सिस्टम्स का एक हाइब्रिड मॉडल था। इसमें कलेक्टिव तरीके से टैक्स इकट्ठा किया जाता था, लेकिन इसका अल्टीमेट गोल भी वही था, किसी भी तरह से फिक्स रेवेन्यू निकालना, भले ही खेती और किसान बर्बाद क्यों ना हो जाए। और इस महालवाड़ी सिस्टम का शुरुआती टैक्स रेट सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, 66%। जी हाँ, नेट इनकम का 66% हिस्सा सीधा ब्रिटिश सरकार को देना होता था। ये मैथ्स का नंबर नहीं, बल्कि एक क्रूरता है जो खुद ब खुद बोल रही है। हालांकि बाद में भारी विरोध के बाद इसे घटाकर 50% कर दिया गया था, लेकिन सच कहूं तो इतना टैक्स भी किसी भी गांव की इकोनॉमी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी था। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। इन सब का हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ा। अगर आप इस चार्ट को देखें तो समझ आएगा कि कैसे पूरे ब्रिटिश भारत के नक्शे को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रेवेन्यू जनरेटिंग जोन्स में काट दिया गया था। 19% हिस्से पर जमींदार, 51% हिस्से पर सीधे किसान से वसूली और बचे हुए 30% पर महाल यानी पूरा का पूरा गांव। कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना ऐसा नहीं था जो इनके इस कॉर्पोरेट जाल से बच पाया हो। इन सारी नीतियों का जो रिजल्ट निकला वो भयानक था। सदियों से चली आ रही हमारी आत्मनिर्भर सेल्फ सस्टेनिंग विलेज इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो गई। जमीन जो कभी एक धरोहर होती थी, वो अब बाजार में बिकने वाली कमोडिटी बन गई। जब किसान वो भारी भरकम टैक्स नहीं चुका पाते थे तो उन्हें मजबूरन साहूकारों के पास जाना पड़ता था, और बस यहीं से किसान एक ऐसे भयानक कर्ज के जाल में फंसे जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाए। अपनी ही जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया। यही वो घुटन थी जिसके कारण पूरे उपमहाद्वीप में एक के बाद एक कई बड़े किसान विद्रोह भड़क उठे। जो गांव कभी मिलजुल कर काम करते थे, वहां अब सिर्फ सर्वाइवल की रेस चल रही थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रेवेन्यू के प्रॉब्लम को बड़ी ही चालाकी से सॉल्व कर लिया। उनका ये कॉर्पोरेट एक्सपेरिमेंट उनके ब्रिटिश शेयरधारकों के लिए तो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, लेकिन इसकी कीमत किसने चुकाई? इसकी कीमत चुकाई भारत के किसानों ने, जिनकी अर्थव्यवस्था और जीवन पूरी तरह से बिखर गया था। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, जरा सोचिएगा। कर्ज का जाल, जमीन का व्यवसायीकरण, ये सब नीतियां कहने को तो सदियों पुरानी हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इनकी गूंज आज भी हमारे आधुनिक कृषि क्षेत्र के संघर्षों में साफ सुनाई देती है? क्या आज भी किसान उन्हीं चक्रों में नहीं फंसे हैं जिनकी शुरुआत इस कॉर्पोरेट राजस्व प्रणाली ने की थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण